Good morning student, let us start next part of the video। और ये है it is good to have, is it good to have political competition। क्या political competition होना चाहिए? क्योंकि political competition का मतलब यहाँ है कि क्या चुनाव होने चाहिए। अरे भाई, जैसे आप गेम में मेडल जीतते हो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो आप में कंपटीशन होता है ना। तो यहाँ कंपटीशन किस चीज का है? यहाँ कंपटीशन है सीट प्राप्त करना, इसका सरकार बनाने का। तो ये इसीलिए इसको कंपटीशन कहा गया है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन से ही तो गवर्नमेंट बनती है, तभी तो पोस्ट मिलेंगे, पद मिलेगी, मंत्री संतरी बनोगे। ठीक है। इलेक्शन थस आपसे पूछता है क्या होने चाहिए इलेक्शन। देखो, किसी चीज की खामियां भी होती हैं, गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसमें गुण या अवगुण दोनों नहीं होते। तो इस तरह चुनाव के जहाँ फायदे हैं, गवर्नमेंट बनती है, लोग चुनते हैं, अपनी चॉइस से गवर्नमेंट बनाते हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो उनके बिहाफ पे फैसले लेती है। और अगर वो गवर्नमेंट मान लो कुछ गलत काम भी करती है तो उसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन क्या इसकी कुछ उसमें लैक्स हैं, कमियां हैं? हाँ, अवगुण हैं, लिमिटेशंस हैं इसके। पैसे खराब बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल माहौल बना रहता है, जो वोट नहीं देते उनके प्रति रंजिश बनी रहती है। और हमारे देश में तो जहाँ सारे जो सीटें हैं उनके आधार पर कोई गवर्नमेंट बनती है, मोस्टली जो 70-75% वोट है वो बेकार चले जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट को जीतने के लिए, वोट जीतने के लिए, जो सीट जीतने के लिए वोट सबसे ज़्यादा प्राप्त करने, चाहे वो 10% मिले। ओके, तो ये लोकतंत्र के थोड़े से हटके गुण हो जाते हैं। लेकिन भाई हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो किसी सिस्टम को उसको ख़त्म करने की बजाय उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो पॉलिटिकल कंपटीशन, इसका मतलब इलेक्शन में भी कुछ कमियां हैं, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, तो उनको हम ठीक भी कर सकते हैं। और हमारे देश में ठीक करने की बहुत कोशिश की जा रही है। 1950 में जब हमारा इलेक्शन कमीशन बना, उससे ज़्यादा आज ये कहीं ताकतवर इलेक्शन कमीशन बन चुका है, सक्सेसफुल होता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। जैसे जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहले मत पेटियाँ हुआ करती थी, अब तो बैलेट पेपर भी निकलने लगा है, जिससे आप देख सकते हो कि इस कैंडिडेट को आपका वोट गया है। और बड़े स्ट्रिक्ट नियम हैं। एक बार क्या हुआ था, जब सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उसने हर उनकी पार्टी का प्रतीक हाथी था, तो हर जगह कहीं कोई पार्क था, हाथी बनाए हुए थे, वो उन्होंने डिज़ाइन बना हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने उनको त्रिपाल से ढकवा दिया गया था। एक बार उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल गवर्नमेंट ने थैले, जैसे सामान, गेहूं वगैरह मिलती है ना, इससे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कोटा से, तो वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र वाले थैले दिए जा रहे थे। उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन हुई थी। ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है, शराब बंद कर दी जाती है, और अब तो जो ये झंडे फहराना और इन पे भी बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन हमारी दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जा रही है। फिर भी चलो देखते हैं ये क्या बताते हैं। इलेक्शन आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म। द मोस्ट obvious form is the competition among political party। पॉलिटिकल कंपटीशन किस बहुत तरीके से होता है। उसका एक जो नॉर्मल फॉर्म है वो है पार्टियों के बीच में कंपटीशन। जब आपको पता ही, जब कैंडिडेट खड़े होते हैं किसी सीट प्राप्त करने के लिए, तो वो कौन कौन होते हैं? पार्टियों के मेंबर होते हैं। जैसे ये आम आदमी आप का है, ये बीजेपी का है, ये जेजेपी का है, जननायक जनता पार्टी, और ये जैसे कांग्रेस का हो सकता है। तो ये क्या है? व्यक्ति थोड़े नहीं लड़ते हैं, पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, पार्टियों की तो सरकार बनती है। ठीक है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझ लो। हमारा देश मान लो ये है,
भारत। चलो भारत का मैप बना लेते हैं, उसको गोल अंडे में क्यों बनाए हम। ये आपका भारत है। और ये हरियाणा है, और हरियाणा में सारे क्षेत्र को बांट दिया जाता है और इस तरह से बांटा जाता है कि सब में एक जैसी पॉपुलेशन हो। मान लो एक एमएलए के पीछे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के पीछे 10 लाख लोग होने हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर की संख्या उतनी बना दी जाती है। लेकिन एक्चुअल 10 लाख नहीं होते भाई, अब तो 20-20 लाख हो रहे हैं। ये तो 1972 की 71 की जनगणना के अनुसार है 10 लाख। तो ये बांटे जाते हैं। मान लो ये उचाना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जींद की है, नरवाना की है, ये सिरसा की है, फतेहाबाद की है, ठीक है। मान लो ये जुलाना की है। इस तरह से अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, क्योंकि 10 सीट ही तो होंगी ना। 10 सीट है लोकसभा की हरियाणा में, तो 10 भागों में बांटा जाएगा हरियाणा को। कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। आपका गांव किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, आपका शहर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। निर्वाचन क्षेत्र होता है ये, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद अगर हरियाणा की सरकार का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो राज्य विधानसभा में कितनी सीट हैं बोलो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 है, तो हरियाणा को 90 स्थानों में बांट दिया जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कितने लोग लड़ सकते हैं, मुझे ये बताओ। इलेक्शन तो चाहे कितने ही लड़ लो, लेकिन जीतेगा एक, जिसको सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हो, ठीक है। उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। सेवरल कैंडिडेट कंपटीशन करते हैं। इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं होगा, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। इलेक्शन का कोई महत्व नहीं होगा। जैसे चाइना में है, चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम है ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर खड़े हैं, दे दो इनमें से किसको, और मेंबर भी वो जो जनता ने बस जनता ने नहीं, सरकार ने कह दिया कि यही इलेक्शन लड़ेंगे। भारत और दूसरी डेमोक्रेसी में यही एक फ़र्क है कि हम क्या करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाए हुए हैं। अगर एक पार्टी का व्यक्ति हमें पसंद ना आए, तो हमारे पास चॉइस है कि हम दूसरी पार्टी का मेंबर चुन सकते हैं। बट इट इज़ गुड टू हैव पोलिटिकल कंपटीशन। क्या ये ठीक है पोलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एन इलेक्शन कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। ये आपको पहले कमियां बताएगा कि क्या क्या कमी है, और इतनी कमी तो आप भी आम समाज में जब इलेक्शन होते होंगे देखते होंगे, जो ये बताएगा। नोट करना, अपने आप होमवर्क करना और एक लिस्ट बनाना कि इस कंपटीशन के क्या क्या नुकसान हैं, जो आप इलेक्शन के टाइम देखते हैं। पैसे बांटे जाते हैं रात रात में, ढेरों पैसे बांट दिए जाते हैं, और शराबें पिलाई जाती हैं, ठीक है ना। कई जगह तो ऐसे देखे हैं जहाँ पानी रखा होना चाहिए, वहाँ शराब की टंकियाँ भर भर के रख ले देते हैं लोग। तो ये डीमेरिट्स हैं समाज में, नशा फैलाने वाली बुराई है। वोट खरीदे जाते हैं लोगों को धमकाया जाता है, प्रेशर में डाला जाता है। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी। इससे क्या होता है, समाज बिखरता है। आपने देखा होगा कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। एंड फंक्शनलिज्म इज वेरी लोकेलिटी। You would have heard of people complaining of party politics in our locality। और कई बार लोग शिकायत करते हैं कि पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं, एक छोटे से झगड़े को बड़ा बना देती हैं। जैसे मान लो कोई भी झगड़ा होता बिल्कुल दो लोगों में है, लेकिन एक पार्टी एक तरफ लग जाती है, एक दूसरी तरफ लग जाती है, और दोनों की खींचातान इतनी बढ़ जाती है कि छोटा सा झगड़ा बड़ा रूप ले लेता है इस पार्टी पॉलिटिक्स के कारण। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अदर। आपको ने देखा ही एक दूसरे के विरोध में पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे पीछे हमारे देश में बड़ा
नारा चलता रहा, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मतलब देखो, विपक्ष जो होता है होना चाहिए, एक विरोधी पार्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए जो सरकार पर दबाव डाले, गलत काम करने से रोके, लेकिन सिर्फ आलोचना कर सकता है वो भी अच्छे वाली आलोचना। भाई गलत काम है तो डाटा और फैक्ट के साथ सरकार की को जरूर आलोचना करें, लेकिन इल्ज़ाम लगाना, ऐसे ही बिना किसी बात के बदनाम करने की कोशिश करना, और वो गलत हो जाता है। हमारे देश में पिछले सालों में, कुछ सालों में जो आलोचना का लेवल है ना, वो बहुत गिर गया है। आलोचना, पर्सनल अपेक्स लगाए जाते हैं एक दूसरे पर, जैसे गली मोहल्ले में औरतें लगाती हैं ना, या एक दूसरे, सॉरी औरतें नहीं, मैं जेंडर पे आ गई, गली मोहल्ले में एक दूसरे पर लोग लड़ते हुए इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां लगाती हैं और ये गलत होता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन। जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो गलत तरीके अपनाते हैं। डर्टे मैंने होता है गंदी तरीके से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। सम पीपल से दैट द प्रेशर टू विन इलेक्शन फाइट डज नॉट अलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी। वो कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं शायद वो इलेक्शन में लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसलिए इस तरह के प्रपंच जो है अपनाए जाते हैं। So if a political party is motivated only by desire to be power, और इस प्रकार एक पार्टी अगर पावर ही चाहती है, पावर ही प्राप्त करना उसका एक काम है, even then it will be forced to serve the people। उसको पावर में आने के बाद उसे मजबूर किया जाता है कि वो लोगों की सेवा करे। और वो लोगों की सेवा कैसे करेगा? मान लो एक ने अपने इलेक्शन में, पैसा बहुत लगता है, 70 करोड़ रुपए लगा दी, तो 70 करोड़ पहले वो खाएगा ना, उसके बाद तो आगे चलेगा ना। तो वो हर व्यक्ति हमारे देश में सबसे बढ़िया होगी कि शॉपकीपर, दुकानदार हो गया जो यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। एक देश है स्विट्जरलैंड, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, नाम सुना होगा इसका। यूरोपियन है, नॉर्थ यूरोपियन देश है। वहाँ लोग कभी भी पैसे के लिए नहीं आते। वहाँ एक बार पॉलिटिक्स में आने के बाद हमेशा पॉलिटिक्स, एक बार मंत्री जो बन जाता है वो हमेशा के लिए मंत्री बना रहता है। वो अब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कल उन्हें पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी तो वो दूसरे काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो शॉपकीपर बन जाए। हमारे देश के नेता तो एक बार अगर खादी पहन लें तो दोबारा से वो उस काम में कभी नहीं लौटते। एक फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जब उसने फ्रांस का पद छोड़ा तो दोबारा से उसी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बन गए जो प्रेसिडेंट से पहले थे। इस तरह के नेता होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ऐसे नेता नहीं हैं भी बहुत सारे, कम हैं। लेकिन ही इज फॉरेस्ट टू गुड सर्विस टू द people as well, but it is risky to depend entirely on the sense of duty. Beside, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do, or their ideas may not match what the people really want. जब वो सत्ता में आते हैं तो उनके आइडिया लोगों से मैच नहीं खाते और उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। देखो, जब नेता आते हैं, ये गरीब व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे पास वोट है। ये है बात कब? चुनावों से पहले की। और ये कैंडिडेट को भी उल्टा लटका देता है। वो कहते हैं मेरे पास घोषणाएं हैं, मैं आपको अपने मैनिफेस्टो में घोषणा करता हूँ कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा, कि कर्जे माफ़ हो जाएंगे, आपको वाटर पैप मिलेगा, आपको सब फ्री मिलेगा। ये वायदे करते हैं, प्रॉमिस। लेकिन जब जीत जाता है, जीतने के बाद देखो, चुनाव जीतने के बाद वोटर बेचारा ऐसे कुत्ते की तरह भूखा रहता है, और जो पॉलिटिशियन है उसका पेट इतना मोटा हो जाता है कि सारे वादों को लाद कर खुद खा पी कर चलता बनता है। वास्तव में ये होता है। हाउ डू वी डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इट टू ट्राई एंड improve the knowledge and character of the political leader. The other hand, more realistic way
is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. इसलिए ज़रूरी है कि हमें लीडर्स पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसकी नॉलेज और करैक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि वो देश की सेवा तभी करेंगे कि उसकी ज्ञान और उसके चरित्र को ऊंचा उठाया जाए, ताकि वो लोगों की सेवा करने के लिए आए, ना कुछ और अगर वो सेवा ना करें तो उनको पनिश किया जाए। हु डिसाइड द रिवार्ड और पनिशमेंट, लेकिन ये कौन तय करेगा कि उनको सज़ा दी जाए या रिवार्ड दिया जाए। रिवार्ड उनको दिया जाए जो अच्छा काम कर रहे हैं। द सिंपल आंसर इज दैट पीपल, लोग देना, लोगों ने उसको चुना है। दिस इज़ व्हाट इलेक्शन कंपटीशन डज, इसलिए इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन रेगुलर होते हैं, और जब रेगुलर होते हैं 5 साल के बाद तो जिसने काम नहीं किया उसको सज़ा मिलती है, और जिसने काम किया उसको अगले फिर चुनाव में जीत मिलती है, वो फिर दोबारा सरकार बनाते हैं। रेगुलर इलेक्ट्रोल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। दे नो दैट इफ they rise issue that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election। और इसी तरह विरोधी पार्टी की भी होती है। एक सरकार है, सरकार तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो क्या है कि काम करेगी तो उसको रिवार्ड मिलेगा, नहीं काम करेगी तो उसको हरा दिया जाएगा। विपक्षी दल ओपोजिशन पार्टी क्या करेगी? विपक्षी दल को ओपोजिशन पार्टी कहते हैं। लोगों की आवाज़ उठाए, सरकार के सामने ना झुके, अच्छी आलोचना करें, डाटा और फैक्ट के साथ करें, और तभी तो लोग समझेंगे कि इन्होंने हमारा मुद्दा उठाया था और ये ही हमारे लिए आगे आने वाले विजेता होने चाहिए, अगली गवर्नमेंट इनकी बननी चाहिए। अगर वो ऐसा करने में वो फेल हो जाते हैं, वोटर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो सरकार जो है उनको जनता है वो रिवार्ड भी देती है और क्या है, और उनको पनिश भी करती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ये बताएगा आपको। लोकसभा का इलेक्शन होता है तो पूरे कंट्रीज में होता है। लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा पार्लियामेंट, ये आपकी पार्लियामेंट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है का चुनाव होता है तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता आम जनता के द्वारा, ये ध्यान रखना। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 प्लस 2, 543 पर चुनाव होते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट वोट डालती है, और 2 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन से। ये सारी चीज़ें लिख लेना, आपके जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके बाद जो है और जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, उनको क्या कहते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। और 5 साल के लिए इनका चुनाव होता है। लोकसभा इलेक्शन, द कंट्री इज डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। द रिप्रेजेंट इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारत को 543 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर आता है, तो टोटल मेंबर कितने आते हैं? 543। इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, एक वैल्यू है, एक वोट है। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इलेक्शन इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इट। और इसलिए ये माना गया हमारे देश में, ये प्रयास किया गया है कि कम से कम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन भाई इस चीज़ में हम बुरी तरह से फेल हैं, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। 1971 तक आते आते जो उत्तर भारत के राज्य थे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बहुत बढ़ा ली थी, दक्षिण के भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली थी। यूपी जैसे घनी पॉपुलेटेड जो एरिया है वहाँ तो एक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-22 लाख तक लोग हो जाते हैं। उसी दूसरी ओर जो सिक्किम जैसे लोग हैं जिनकी जनसंख्या ही 20 लाख से कम है, तो वहाँ एक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग कम होते हैं। लेह लद्दाख सिक्किम,
ठीक है। तो इस वजह से कोशिश रफली कहा इन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, कि इक्वल पॉपुलेशन आए। सिमिलरली स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन दैट केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। एक ऊपर यूनियन गवर्नमेंट होती है, पता है, मोदी सरकार जो चल रही है आपकी यूनियन गवर्नमेंट, इसके नीचे भी गवर्नमेंट होती हैं, हाँ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट। हर राज्य की एक सरकार है, 28 राज्य है ना, तो उनकी एक अलग से सरकार है। और दिल्ली और पुडुचेरी में भी सरकारें हैं, उन्हें राज्यों की सरकार कहते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, इनको पूरा लिख लेना। अब हम हरियाणा का उदाहरण लेते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में 90 सदस्य हैं और हरियाणा को 90 भागों में बांट दिया जाता है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती हैं और 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है वो जो मेजोरिटी हासिल करता है, जो भी पार्टी, वो सरकार बना लेती है। और मेजोरिटी का मतलब 50% +1। ओके। और तीसरी तरह की गवर्नमेंट बताओ मुझे कौन सी होती है? तीसरी तरह की गवर्नमेंट होती है पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम के भी ये भी 3 लेवल पे है। सबसे नीचे विलेज पंचायत है, उसके ऊपर ब्लॉक समिति के मेंबर हैं और ब्लॉक समिति है, और उसके बाद जिला परिषद है। इनसे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, आपके आसपास कोई जिला पार्षद, कोई पंच, कोई सरपंच होगा ही, ठीक है। तो कौन सी अब बोलते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है। सॉरी, अब ये कहता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। रिजर्व माने आरक्षित, किसी के लिए सुरक्षित रखी गई। जैसे आपके ट्रेन के डिब्बे में आरक्षित डिब्बा होता है, रिजर्व सीट। रिजर्व करने का क्या मतलब है भाई? सीट रिजर्व करने का मतलब है कि जो कम्युनिटीज बहुत लंबे समय तक भारत में गुलाम रही, गुलाम का मतलब बैकवर्ड रही, जिन्हें समाज ने वो बराबर के हक नहीं दिए जो दूसरी कम्युनिटीज के पास थे, जैसे महिलाएं थी, दलित थे, तो ऐसे में उनको भी, वो भी आगे आए, उनके लिए भी प्रावधान किए गए भारत के संविधान में। और वो संविधान में ऐसी प्रावधान किए गए कि उनकी जगह कोई और व्यक्ति चूज ना हो और वो ही उन सीटों पर चुनाव लड़ें और वही जीत कर आए, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व जो है वो गवर्नमेंट में हो। अगर आपने आसपास अच्छे ढंग से देखा होगा तो देखा होगा आपके गांव की सरपंच कोई महिला है या कोई दलित व्यक्ति है। क्या महिलाओं को कोई सीट इतनी आसानी से दे देता? नहीं देता, जब तक उसको रिजर्वेशन प्राप्त ना होती। उसको रिजर्वेशन प्राप्त थी तो उसको सीट भी प्राप्त हुई। महिला के लिए तय कर दिया कि ये जो सीट है, मान लो जींद की कोई सीट है, इस पर महिला ही लड़ेगी इलेक्शन, तो कोई और नहीं होगा खड़ा इस सीट पे और ना ही कोई जीत सकता फिर ऐसे। तो भारत की जो लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं, उनमें जितनी भी पॉपुलेशन है उस राज्य की या भारत की, उसके अनुसार ही एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी गई है। इन दो को ही है। देखो ध्यान से पढ़ना, ये डाटा की बात है। ये तो लोकसभा में है और राज्यसभा में है, एससी और एसटी को। बैकवर्ड को नहीं है, महिलाओं को भी नहीं है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन महिलाओं को है, फीमेल्स को कहाँ? पंचायती राज सिस्टम में 33% आरक्षण है। पंचायती राज सिस्टम में मतलब पंचायतों की जो 33% सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है, इनको ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि महिलाओं को भी तो मौके नहीं मिले। कई राज्यों ने तो महिलाओं का जो है रिजर्वेशन वो 50% कर दी गई है।
उसके बाद जो है ये कुछ फैक्ट हैं, ये देख लेना, आगे एक लिस्ट मिलेगी जिसमें किस किस को जो है रिजर्वेशन दी गई है। Constituency has within its several assemblies constituency. The same principle apply for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards and are like constituency. देखो ये तो लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। अब स्टेट असेंबली में भी है, स्टेट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह मान लो ये आपका गांव है, इस गांव को भी वार्डों में बांट दिया जाता है, शहर को भी वार्डों में। ये वार्ड वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है ये एरिया ये तय कर दिया कि यहाँ के वोटर एक कैंडिडेट को वोट देंगे, दूसरी जगह जाकर वोट नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है बस। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स that are like constituency. Each ward elect one member of the village or the urban local bodies. Sometimes these constituency are counted as seat for each constituency represent one seat in the assembly. हर constituency में से एक सीट होती है, एक व्यक्ति चुनता है और उस constituency की वो एक सीट होती है। इसी तरह जैसे हरियाणा में है, लोकदल ने 60 सीटें जीती थी उस इलेक्शन में, जिस इलेक्शन का एग्जाम्पल ऊपर दिया गया। इसका मतलब है कि उसने हरियाणा विधानसभा में 60 सीटें जीती हैं, ठीक है। 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके सदस्य बहुमत से जीते और उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी की 60 सीटें मिल गई। रिजर्वेशन का पढ़ लिया। और रिजर्वेशन को हम देखो, ये महिलाओं को है, ये पूछा जाता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन कहाँ है, तो सिर्फ एक ही जगह है, 1/3 रिजर्वेशन है, 33% जिसे बोलते हैं। और कई राज्यों में जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उसमें तो 50% महिलाओं के रिजर्वेशन है सीटों में। वोटर लिस्ट, अब आपने देखा हुआ एक लिस्ट आती है 1-2 दिन पहले आपके घर में, और उसमें आपकी लिस्ट आ जाती है। और लिस्ट में कौन शामिल होते हैं, जो नवयुवक या नव युवतियाँ जो 18 साल की एज पूरी कर चुके हों, वो वोटर लिस्ट बनती है। और वोटर लिस्ट में क्या हर साल जनवरी में घटाई बढ़ाई जाती है। घटाई क्यों जाती है, क्योंकि कईयों की डेथ भी हो चुकी है और कई जो है 18 साल के हो चुके हैं। ऐसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, वोटर, जिसमें इलिजिबल वोटर्स हों। इलिजिबल माने जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कल पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।